वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम जुमे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले कर दी जाएगी। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से लेंगे, बताएगा सर। जी, आज सेनेट की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें हुकूमती अरकान इस इजलास में शरीक थे और इस इजलास को बताया गया कि 27वीं आईनी तरमीम जुमा के रोज यानी कि 7 नवंबर को सेनेट में पेश की जाएगी और उसी रोज ये मुतलका कायमा कमेटी की सुपुर्द होगी। कायमा कमेटी इस पर वर्किंग करेंगी जबकि सेनेट में बहस जो है वो जारी रहेगी। 2 दिन बहस होगी 8 और 9 नवंबर को, जबकि 10 नवंबर को दोबारा ये तरमीम कमेटी से वापस आकर सेनेट में पेश होगी और उसी रोज सेनेट का इजलास जो है वो इस 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करेगा, जिसके बाद कौमी असम्बली को ये तरमीम जाएगी और कौमी असम्बली जो है वो बताया गया है कि 14 नवंबर तक कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करा ली जाएगी। ठीक है सर, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। लीगी वजीर तलाल चौधरी को 27वीं तरमीम के बिल पर जल्द इत्तफाक राय की उम्मीद। राना सनाउल्लाह कहते हैं पूरी कोशिश होगी मौलाना फजलुर रहमान को भी मना लें। अता तारर ने कहा कयास आराइयों पर कान न धरे जाएं। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला शावरत के अमल का हिस्सा है। जरूरत के मुताबिक पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। हुकूमत की आइन में 27वीं तरमीम की तैयारी बिल मंजूरी के लिए जुमे को सेनेट में पेश होगा। जराये ने बताया कि दोनों अहवालों में बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। सेनेट सेशन इतवार को छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। 27वीं तरमीम के बिल पर जुमे को बहस शुरू होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने उम्मीद बांध ली तरमीम पर जल्द तमाम जमातों का इत्तफाक राय हो जाएगा। ये भी कहा पीपीपी के बगैर तरमीम मंजूर नहीं करा सकते। जरूरत के मुताबिक पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। उम्मीद की जाती है जल्द कंसेंसस हो जाए। तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो। 10 पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है मौलाना फजलुर रहमान के तजर्बे से भी इस्तेफादा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मुदब्बर बने हुए सियासतदान हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी उससे इस्तेफादा करें। कर्जों की किश्तें हैं वो अदा करने और डिफेंस के अखराजात अदा करने के बाद वफाक के पास जो है वो तनख्वाही भी नहीं होती। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तरमीम से मुताल्लिक कयास आराइयों और अफवाहों पर कान न धरने का मशवरा दे दिया। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मशावरत के अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल अज वक्त होगा। 27वीं तरमीम पर हुकूमत का साथ देने या न देने का फैसला करने के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला जुमेरात को सर जोड़ेगी। हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार हैं। बिलावल भुट्टो सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। चेयरमैन पीपी ने हवा में बातें नहीं की। दोनों जमातें मुलाकातों के बाद एक नुक्ते पर पहुंचे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डाका सेनेट में इज़हार ख्याल कहा तजवीज़ है 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में लाई जाए। कौमी असम्बली में नंबर गेम चलता है, तरमीम को कमेटी में जाने दें। यकीन दिलाता हूं 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। हमने अब बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है, जितनी जल्दी हो सकता है 27वीं तरमीम लाई जाएगी। वो ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की। इज अ पॉलिटिशियन, ही चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक ही हैज एवरी राइट टू ट्वीट। उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन्होंने को हवा में नहीं किए, उन एरियाज पे बात हुई है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है। हम दोनों मिलके पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। पहले इस हाउस में ले आए बजाय नेशनल असेंबली में के जाने के। सबको पता है कि जी वहाँ नंबर की ज्यादा गेम होती है और यहाँ जो है यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है और वैल्यू इनपुट बहुत ज्यादा होती है।
लॉ मिनिस्टर साहब ये जरूर प्लान करें कि सीधा इसमें लाने के बाद ये ना कहें कि जी इधर ही उसको तकरीर कर ले और वोटिंग इसको कमेटी में जाने दें। गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पहले वुज़रा आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करते रहे, अब सब कुछ सामने आ गया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा बिलावल भुट्टो के एक्स पर बयान के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है आईन को मारा जा रहा है। ऐवान को बताया जाए 27वीं तरमीम में क्या है और ये कौन तैयार कर रहा है। साहब उन्होंने एक इंकशाफ किया, हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लेके आ रही है। PMLN के लोग हैं, उनसे पूछना चाहूंगा ये क्या साजिश हो रही है हमारे आइन के साथ। हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है, उनके वुज़रा आके कहते रहे जनाब 27वीं तरमीम बिल्कुल नहीं लानी, जरूरत ही नहीं है। अचानक जब बिलावल साहब ने ये इंकशाफ किया, सोचा मैंने मेरे इतने अजीज दोस्त जो काबीना में हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो फिर इनको पता ही नहीं, और अगर पता नहीं तो फिर ये 27वीं तरमीम कहीं और से आ रही है। नजर आता है आइन को मारा जा रहा है। हमें बताया जाए 27वीं तरमीम में क्या लेके आ रहे हैं और ये बना कौन रहा है। 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई बात नहीं हो रही। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कुछ होगा तो सबकी रजामंदी से होगा। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान दुश्मन जमात नहीं, इस्तिजाम की जामिन है, जमहूरियत के साथ रहेगी। पीटीआई बेशक मुखालफत करके चने खाए, छोले खाए, रेवड़ियां खाए, ऐसी नहीं जिसमें 18वीं तरमीम में कोई चंदा को रिवर्सल की बात हुई, कोई भी नहीं हुई। कंसेंसस के साथ होगा, सबकी रजामंदी के साथ होगा, सब ऑन बोर्ड होंगे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है, पाकिस्तान के साथ, अब जमहूरियत के साथ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट या जमहूरियत के अंदर कोई डीरेल होने की। पीपल्स पार्टी तो जामिन है इस पूरे निजाम की और कुर्बानियों कभी फहरिस्त है उनकी। पीटीआई को मुखालफत करे, छोले खाए, चने खाए और रेवड़ियां भी खा लें। खबर कराची से, जिसके इलाके राम स्वामी में डंपर की टक्कर से जाम बहक शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा गम में बराबर का शरीक हूँ। गुज़श्ता रात ये अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके राम स्वामी निश्तर रोड पर पेश आया। डंपर की टक्कर से नौजवान शाहजेब जाम बहक हुआ। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। आज शाहजेब की नमाज जनाजा अदा की गई। सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। खुद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। सलमान लोधी की रिपोर्ट देखिए। जवान शाहजेब की नमाज जनाजा घर के करीब गार्डन में अदा की गई, जिसमें सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शाहजेब के अहले खाना कहते हैं हादसे में घर का वाहिद कफील चला गया। वाकई में मुलविस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वो 20 साल जिसकी शादी को 4 माह पहले शादी हुई थी, वाइफ प्रेग्नेंट है यार, उसकी वाइफ का पूरा हाथ पिछक गया। कोई एक सड़क यहाँ की सही नहीं है। आप जो ई चालान लेकर आ रहे हैं, पहले सड़कों को तो सही कर लें। इस साल 200 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं जो हैवी ट्रैफिक के जरिए नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग अपनी जानों से चले गए हैं। अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि हादसात की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी की जरूरत है। कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे और कब तक हम लवाहिकीन को सब्र की तलकीन करते रहेंगे। तो हुकूमत को भी चाहिए और हम सबको कि हम ऐसे कवानीन पे इम्प्लीमेंट कराएं कि वाकया दोबारा ना हो। हादसे के बाद डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गार्ड के साथ जाए हादसा पर पहुंचे तो मुश्तइल शहरियों ने लियाकत महसूद की गाड़ी को घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची तो मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कतर के वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात हुई है। सदर की कतर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की दावत। कतरी वजीर आज़म ने कहा कतर स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का हजम मजीद बढ़ाएगा। सदर जरदारी ने इसराइली जारहियत के मुकाबले में कतरी क़यादत के इक़दाम को सराहा। कतरी वजीर आज़म ने भारत से जंग में पाकिस्तानी कौम मफाद पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ की। कतरी वजीर आज़म ने अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। अफगानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। नायब वजीर आज़म इसाक डार कहते हैं उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा खतरनाक मुजरिम रिहा किए। ये सबसे बड़ी गलती थी।
کل افغان وزیر خارجہ کی 6 فون کال آئیں. امیر متقی سے کہا آپ سے ایک چیز مانگی تھی, آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. آپ کی اس حرکت نے مجھ جیسے سپورٹر کو بھی ساکت کر دیا. امید ہے 6 نومبر کو معاملات آگے بڑھیں گے. کہ ہم کہتے ہیں جی وی آر آئی ایم ہیئر فار اے کپ آف ٹی, لیکن وہ کپ آف ٹی ہمیں بہت مہنگا پڑا. کپ آف ٹی نے پورے بارڈرز کو دوبارہ کھولا. اس وقت کی حکومت نے 100 سے زیادہ ہارڈنڈ کرمنل ان کو واپس ریلیز کیا. مجھے متقی صاحب کی کل 6 کالز آئیں. آپ کو صرف ایک بات ہم نے مانگی تھی, اور یہ تھی کہ آپ کی سرزمین سے کسی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. میرا جیسا جو سپورٹر ہے ایک اسلامی ملک کا, آپ کے اس کام نے مجھے بھی اس وقت لا کے ساکت کر دیا. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز 6 تاریخ کو آگے جائے گی. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں عدم اتفاق. ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد آئندہ ماہ تک مؤخر کرنے پر غور. پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر حکومت سازی کا معاملہ CEC میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی فنڈنگ کی گارنٹی ملنے تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی. نون لیگ آزاد کشمیر کو وفاقی فنڈنگ کی فراہمی پر شدید تحفظات ہیں. آزاد کشمیر میں 32,000 کے قریب سرکاری آسامیاں خالی ہیں. کالعدم TLP کے عہدیداروں کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان. وسطی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے پرتشدد مظاہروں کی مذمت کی. بیرسٹر عثمان خضر نے کہا ریاست پر حملہ کر کے کوئی جماعت سیاست نہیں کر سکتی. ریاست کو خطرہ ہوگا تو ہماری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں. I'm Barrister Usman Khizr Mangade. I have contested election for PP 38 حافظ آباد. تحریک لبیک پاکستان نے ایک وائلنٹ ایٹیچیوڈ اپنایا. ریاست کے اوپر حملہ کر کے کوئی بھی سیاسی جماعت یا جتھا جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. میرا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تحریک سے کوئی واسطہ تعلق نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا, اور ہم اسے خیر بات کہہ رہے ہیں. میں شیخ حبیب حنیف ایڈوکیٹ القاء 79 تحریک لبیک پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. نیو یارک میں میئر کے الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے. ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی نے اہلیہ کے ساتھ کوئنز کاؤنٹی میں ووٹ کاسٹ کیا. ان کا مقابلہ آزاد امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن کرٹس سلوا سے ہے. زہران ممدانی انتخابی سروے میں سب سے آگے ہیں. پولنگ سے پہلے ممدانی نے حامیوں کے ساتھ بروکلین برج سے سٹی ہال تک مارچ کیا. صدر ٹرمپ کی مخالفت کو اپنی طاقت قرار دیتے ہوئے کہا توجہ نیو یارک میں رہائشی اخراجات کم کرنے پر ہے. صدر ٹرمپ اور مسک کی مخالفت کے باوجود پہلی بار مسلم امیدوار کا نیو یارک شہر کا میئر بننے کا امکان ہے. امریکہ کی تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کا ریکارڈ برابر ہو گیا. حکومتی شٹ ڈاؤن کا آج 35واں دن ہے. امریکی معیشت کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا. مختلف سرکاری اداروں سے ہزاروں کارکن معطل کر دیے گئے. اس سے پہلے امریکہ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن صدر ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں 35 دن کے لیے ہوا تھا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کی معیشت کو $3 ٹریلین کی معیشت بنانا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے. میری ٹائم کانفرنس سے ورچوئل خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا ماہی گیری اور ایکوا کلچر کے شعبے میں جدید اصلاحات لا رہے ہیں. کولڈ چین اور لاجسٹکس انفراسٹرکچر میں بہتری لا رہے ہیں. سی فوڈ برآمدات کو 4 سال میں $2 ارب تک لے کر جانا ہے. The overall GDP is about $412 billion. Can we move it to a $3 trillion economy, which is the real potential of Pakistan? Now, getting it to a $2 billion number over the next 3 to 4 years is a very achievable milestone. National Fishery Aquaculture Policy, which will extend for the next 10 years through a strategic partnership with the FAO, will continue to guide us as we go forward. The next one is the modernization of ports and logistics is a game-changing sector. اسلام آباد اور ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش. موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. وادی کالام، ناران، غزر اور گلیات میں پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. سوات اور دیر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی. آزاد کشمیر میں بھی بادل جم کر برسے. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. اسلام آباد اور بالائی علاقوں میں موسم کی انگڑائی. برف باری، بارش، ٹھنڈی ہوائیں، جاڑے نے دھوم مچائی. ملاکنڈ میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. سڑکیں اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے. مینگورا میں کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا. بارش کے ساتھ ژالہ باری، سڑکوں پر سفید قالین بچھ گیا.
سوات کی وادی کالام آسمان سے گرتے گالوں سے برفیلی ہو گئی، ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی، نظارے مزید حسین ہو گئے۔ مانسہرہ میں بارش، وادی نارا میں برف باری، پہاڑ سفید ہو گئے، سیاحوں کے مزے آ گئے۔ گلگت کی وادی غزر میں بھی برف باری، قدرتی نظارے مزید حسین ہو گئے۔ لوور دیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گرے، دیر بالے میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، بنیر میں بھی بادل جم کر برسے، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ اسلام آباد، پنڈی اور اطراف میں بھی وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں بارش کا سسٹم موجود ہے۔ اسلام آباد، گلیات اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان، پہاڑوں پر مزید برف باری ہوگی۔ اپر اور لوور چترال کے میدانی علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری، ٹھنڈی ہواؤں سے سردی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سید نذیر حسین شاہ۔ اور لوئر چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر اور لوئر چترال میں لوگوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 5 نومبر تک اپر اور لوئر چترال کے اکثر مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی کی ہے، اور NDMA نے بھی شمالی علاقہ جات کے مختلف علاقوں میں ممکنہ بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔